नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बात हो रही है आधुनिक भारत के इतिहास की। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं। और मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत की बात करते हुए हम ब्रिटिश जो एम्पायर था, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश प्रशासन जो था भारत में, जिसे टेक्निकली कंपनी का प्रशासन कहा जाएगा, ब्रिटिश प्रशासन नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है, जो शुरू होता है भारत में जब वो एक राजनीतिक लाभ उठाते हैं बंगाल में, उसके बाद किस प्रकार से रूल कर रहे हैं उस संदर्भ में हम प्लासी के युद्ध की बात कर चुके हैं, बक्सर के युद्ध की बात भी कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे आज वारन हेस्टिंग्स के सुधारों की। रॉबर्ट क्लाइव की बात भी हो चुकी है और वारन हेस्टिंग्स के सुधारों की बात करते हैं। वारन हेस्टिंग्स उन गवर्नर में से था, उन गवर्नरों में से था जो भारत में सुधारवादी प्रक्रिया को चाहता था। वो ये सोचता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो प्रशासन चल रहा है, जो मुगलों के काल से प्रशासन चला आ रहा था, नेचुरली वही प्रशासन, वही प्रक्रिया कंपनी को विरासत में मिली। कोई नई तो बनाई नहीं उन्होंने पहले। रॉबर्ट क्लाइव ने तो एक दोहरी शासन प्रणाली को शुरू किया, लेकिन हमें ये पता है कि वो जो दोहरी शासन प्रणाली है, डबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो फेलियर हो जाता है कहीं ना कहीं, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो वारन हेस्टिंग्स को जब गवर्नर बनाया गया 1771 में वारन हेस्टिंग्स को जब गवर्नर बनाया जाता है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम कह सकते हैं कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा एरिया उसे मिल गया, कंपनी को मिल गया, सुधार कैसे किए जाए, उस पर किस प्रकार से प्रक्रिया जो है सुधारों की वो लेके आए। सुधार कई क्षेत्रों में हो सकते हैं। जुडिशरी जो है, जुडिशरी की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी, वही पुराना जो है सिस्टम चल रहा था। प्रशासनिक प्रक्रिया भी जो है वो एक मध्यकालीन युग की चल रही थी, हम कह सकते हैं। वो मॉडर्न सही ढंग से शुरू नहीं हुई थी। और रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी वो करना चाहता था। और वारन हेस्टिंग्स का थोड़ा बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि उसने अपनी पोजीशन, जो अपना शुरुआत है अपने कैरियर की, वो कंपनी में बिल्कुल निचले स्तर से की थी। ही वॉज अ राइटर। कंपनी में जो नीचे पोस्ट होती थी उसे राइटर कहा जाता था। तो राइटर से आते 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 वो ऊपर आया। गवर्नर बनने से पहले भी वो भारत में रहा। भारत में लगभग वो 22 वर्ष तक कंपनी के एक कर्मचारी की हैसियत से काम कर चुका था। और उस टाइम वो बहुत सक्सेसफुल था, उस टाइम बहुत अच्छा था वो। और उसकी सक्सेस को देखते हुए ही एक बार पुनः जब कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने उसे भेजा, वो इंग्लैंड चला जाता है, वापस भारत भेजा जाता है, तो फिर उसे एक गवर्नर की हैसियत से भेजा जाता है, बंगाल के गवर्नर की हैसियत से भेजा जाता है। तो वारन हेस्टिंग्स एक ऐसा व्यक्ति जो निचले आयाम से उठकर सबसे ऊपर के आयाम तक पहुंचा। कंपनी में जो सबसे ऊंचा आयाम हो सकता है, ऊंची पोस्ट हो सकती थी गवर्नर की, वहां तक वारन हेस्टिंग्स पहुंचता है और अपनी सुधारवादी प्रक्रिया को शुरू करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की, न्यायिक सुधार की बात कर लेते हैं हम। जो न्यायिक सुधार है वो करना चाहता था वारन हेस्टिंग्स। तो हमें ये ध्यान रखनी है बात कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, अधिकांश जनसंख्या है, वो हिंदुओं की और मुसलमानों की है। विशेषकर उस क्षेत्र में, उस एरिया में जहां पर इन्हें रूल करने का मौका मिला है, जहां पर इन्हें शासन करने का मौका मिला कंपनी को, तो वहां पर अधिकांश जनसंख्या जो है वो हिंदुओं की और मुसलमानों की है। तो जो न्याय चलता था वो भी इनके धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से चलता था बेसिकली, या इनकी परिपाटी पे चलता था, इनकी परंपराओं के अनुसार चलता था। हिंदू लोगों के लिए जो न्याय होता था, जो फैसले होते थे, वो हिंदू कानून के अकॉर्डिंग होते थे। मुस्लिम्स के जो फैसले होते थे, न्याय होते थे, वो मुस्लिम्स कानून के अकॉर्डिंग होते थे। और अगर आधुनिक संदर्भ में देखें, हम मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में देखें, तो ये कुछ अजीब सा लगता है कि एक देश में जो है वो दो प्रकार के या दो से अधिक कानून जो है वो उस प्रकार के कानून चलते हैं। क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पर ऐसा हो रहा था। तो ये अजीब लगा वारन हेस्टिंग्स को।
लेकिन क्योंकि ये एक परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही थी तो एकदम से इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता था, तो उसमें कुछ सुधार करने शुरू किए। सुधार की प्रक्रिया जो है उससे ढांचा एकदम टूटता नहीं है पुराना, ना ही नया ढांचा एकदम से आता है। परिपाटी को बिल्कुल नहीं बदला जाता। सुधारों की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअल होती है। जब हम कोई रिफॉर्म्स करते हैं ना, तो रिफॉर्म्स जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, फिर जाके कभी उसका रिजल्ट निकलता है। तो रिजल्ट जब निकलता है वो तो बहुत सालों के बाद निकलता है। तो जो काम शायद वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया उसका रिजल्ट हो सकता है 100 साल बाद निकला, वो तो एक सुधारवादी प्रक्रिया उसने शुरू जरूर की। तो वो चाहता था कि जो लॉज हैं बेसिकली उनको कोडिफाई कर दिया जाए, एक बना दिया जाए, चाहे वो लॉज हिंदुओं के अकॉर्डिंग भी हो चाहे मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग हो। तो एक काम जो उसने किया बेसिकली, तो एक कोडिफाई किया लॉज को, तो उसे हम जेंटू लॉज कहते हैं 1776 के। तो आप नेपोलियन का याद करें काल, नेपोलियन का काल याद करें। नेपोलियन भी लगभग इसी समय फ्रांस में हुआ। तो नेपोलियन ने भी एक कोड बना दिया था, नेपोलियनिक कोड। अलग अलग तरह के कानून चलते थे। वही प्रक्रिया एक तरह से यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स साहब ने अपनाई। कहता ठीक है, हिंदुओं के मुकदमे जो है उनके अकॉर्डिंग हो रहे हैं और मुस्लिम्स के मुकदमे जो है वो मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन इसको कोडिफाई तो कर दिया जाए, एक किताब में तो शामिल कर लिया जाए, एक सीक्वेंस में तो लेके आया जाए, उसके बाद जो सुधार होंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने शुरुआत की। फिर बात आती है अदालतों की। ही स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जिला अदालतों से वो शुरू करता है, जिला अदालतों से वो शुरू करता है। जिला अदालतों की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स जो है वो करवाता है। उससे पहले जो ये मुकदमों का अधिकार होता था नॉर्मली जमींदारों के पास ही होता था। जमींदार स्वयं जो है वो मुकदमों का फैसला कर लिया करते थे अपने अपने क्षेत्र में। तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की स्थापना सबसे पहले कौन करवा रहा है? वारेन हेस्टिंग्स करवा रहा है। और वारेन हेस्टिंग्स ने ये जो जिला अदालतें बनवाई, ये दो तरीके की होती थी, ये दो टू टाइप्स की हम बेसिकली इसे कह सकते हैं। एक तो दीवानी अदालत है जहां पर जो है मुकदमे लड़े जाएंगे जिनका संबंध जमीन से ताल्लुक होगा, जो सिविल मुकदमे होते हैं, सिविल ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, जमीन जायदाद से संबंधित जो मुकदमे हैं बेसिकली, जिसमें क्राइम जो है, कोई मर्डर, कोई कत्ल, कोई संगीन जुर्म इन्वॉल्व ना हो, तो वो दीवानी अदालत कहलाता था। और दूसरी जो टाइप की अदालत है उसे हम निजामत अदालत कह देते थे। निजामत अदालत कह लीजिए या हम इसे फौजदारी अदालत भी कह सकते हैं। ठीक है ना, निजामत अदालत कह लीजिए या फौजदारी अदालत भी कह सकते हैं। तो फौजदारी अदालत भी है, फौजदारी अदालत है, निजामत अदालत है, एक ही बात है। तो ये कोर्ट्स भी होती थी। ये दूसरी, इसमें मुकदमे जमीन जायदाद के अलावा सुने जाते थे। जो संगीन जुर्म होता था, किसी का कत्ल कर दिया, मार पीट जो है, इस प्रकार के मुकदमे यहाँ पर जाते थे। और ये दीवानी अदालत को जो अधिकार था वो 500 रुपए तक के मुकदमे सुनने का अधिकार था। तो ये छोटे लेवल की अदालतें थी, हम कह सकते हैं, जिसको आज के आधुनिक संदर्भ में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। तो जिला अदालत उनके नाम रख दिए उसने। तो इनके ऊपर एपेलेट कोर्ट्स थी। हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसने एपेलेट कोर्ट्स बनाई। एपेलेट कोर्ट्स क्या होती हैं कि जहां पर अगर आप खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फैसलों से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं। एपेलेट कोर्ट का नाम कहां से आया? एपेलेट कोर्ट, इसका नाम कहां से आया है? अपील से। तो भैया आपको पूरा हक है कि आप अपील कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है जिला अदालतों के फैसले से, तो आप एपेलेट कोर्ट्स में जाइए। आज भी आप जाते हैं ना, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वो सिस्टम हेस्टिंग्स साहब ने शुरू कर दिया। हेस्टिंग्स ने वो सिस्टम शुरू कर दिया था। एपेलेट कोर्ट्स जो बनाई वो थोड़ा हाई लेवल पे आ गया। ठीक है, तो वो भी दो तरह की हो गई, उसकी भी एक ऊपर की हायरार्की है। उसको उसने बोला सदर दीवानी अदालत, और सदर निजामत अदालत। तो ये अपर लेवल की अदालतें हैं। इनका जो लेवल है वो ऊपर का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर एपेलेट कोर्ट्स हैं और उनसे ऊपर जो है ये सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जो है बात आ जाती है। ठीक है, तो होते कौन है?
फैसला कौन करेंगे भाई? क्या अंग्रेज जज बिठा दिए उसने? नहीं, अंग्रेज जज अभी नहीं बिठाए। काजी हैं, मुफ्ती हैं, पंडित हैं, तो वो बैठते थे, वही मुकदमे जो है वो सुना करते थे बेसिकली। लेकिन अदालतों का सिस्टम उसने जरूर शुरू कर दिया और कलकत्ता में अदालतें बनाई गई। प्रश्न आ जाता है कलकत्ता में जो है वो कौन सी अदालत है? सदर दीवानी अदालत है। कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत है और सदर निजामत अदालत जो है वो मुर्शिदाबाद में है। वो कहाँ बनाई गई थी? मुर्शिदाबाद। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अदालतों का एक ही आंसर लिख देते हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट कैलकाटा वाज सदर दीवानी अदालत एंड मुर्शिदाबाद वाज सदर निजामत या सदर फौजदारी अदालत। इस प्रकार से ये सिस्टम जो है जुडिशरी का हेस्टिंग्स ने चलाया। बात कर लेते हैं हम रेवेन्यू रिफॉर्म्स की। रेवेन्यू रिफॉर्म्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रेवेन्यू जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई भी प्रशासन जो है क्या वो बिना रेवेन्यू के चल सकता है? क्या वो बिना लगान के चल सकता है? नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो रेवेन्यू जो है वो तो बिल्कुल कंटिन्यूसली आना चाहिए ना। एक जो शासन कर रहा है, जो शासन कोई भी कर रहा हो, उसमें रेवेन्यू नहीं आएगा, लगान ही नहीं आएगा, तो भैया वो खर्चा कहाँ से करेगा? तो लगान जो है उसकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए, एक सही ढंग से आना चाहिए। उसका ढंग जो है, उसकी प्रक्रिया जो है वो इस ढंग से होनी चाहिए कि उसमें गलती ना हो सके। लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, है ना। फुल प्रूफ सिस्टम कोई भी नहीं होता। हेस्टिंग्स साहब ने जो किया वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बिडिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया। हेस्टिंग्स ने एक बिडिंग सिस्टम शुरू किया। आई एम राइटिंग द बिडिंग सिस्टम। बिडिंग सिस्टम क्या होता है भाई? बिडिंग सिस्टम होता है नीलामी की प्रक्रिया। नीलामी की प्रक्रिया कि हम लगान लेने की प्रक्रिया को नीलाम करेंगे। जो ज्यादा बोली देगा, जो अधिक बोली देगा, उसे हम राइट दे देंगे, अधिकार दे देंगे। एक तरह से अधिकार बेचना हुआ ये। हम उसे अधिकार दे देंगे कि आप अपने क्षेत्र में लगान ले सकते हो। और ये 5 साल के लिए किया उन्होंने। पहले ना उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने ये 5 ईयर सिस्टम बना दिया। चलो 5 साल के लिए करके देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितना सफल होता है, कितना नहीं होता। किसी ने बोला मैं 100 रुपये दूंगा जी, किसी ने बोल दिया मैं 150 दूंगा, तो किसी ने बोला मैं 200 दूंगा एक क्षेत्र में। तो 200 वाले भाई साहब जो थे उनको ये दे दिया, राइट दे दिया, अधिकार दे दिया, चलिए जी आप कलेक्ट करें, चलिए आप कलेक्ट करिए जाके, ठीक है। और पहले कौन कलेक्ट कर रहा था? डिप्टी नवाब थे ना, पहले डिप्टी नवाब थे। उसकी बात हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। सितब राय डिप्टी नवाब था बिहार में और मोहम्मद रजा खान था बंगाल में। तो कंपनी ने ये बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला, इंग्लैंड से ये आदेश आया कि इनको हटा दिया जाए भाई, डिप्टी नवाब को हटा दिया जाए। वो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, वो प्रशासनिक सुधारों में भी बताया जा सकता है कि जो डिप्टी नवाब थे, रिपीट कर रहा हूं, मोहम्मद रजा खान और सितब राय बंगाल और बिहार के डिप्टी नवाब, उन्हें हटा दिया गया। पहले वो करते थे लगान को इकट्ठा, कंपनी के लिए लगान को इकट्ठा वो करते थे। कंपनी को उन पे अविश्वास हुआ कि भैया जितना पैसा आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा। हेस्टिंग्स को बोला उन्होंने भी जितना कलेक्शन होना चाहिए लगान का उतना नहीं हो रहा, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपने आदमी लगाओ, अब डायरेक्टली अपने आदमी लगाओ। वो डिप्टी नवाब भी इन्हीं के आदमी थे लेकिन इंडियंस थे। अब उन्होंने कहा नो, यूरोपियंस को ये जो है ये जिम्मेवारी आप दे दें कि वो लगान को इकट्ठा करें। तो उन्हें बोला गया कलेक्टर्स। तो कलेक्टर वर्ड पहली बार हेस्टिंग्स के टाइम में ही आता है। पहले सुपरवाइजर कहा जाता था, जो लगान इकट्ठा करने जा रहा है, डिप्टी नवाब जिसको भेज रहा है उसको सुपरवाइजर कहते थे। लेकिन अब सुपरवाइजर का नाम बदल के क्या रख दिया? कलेक्टर। तो आजकल भी कलेक्टर वर्ड है ना, आधुनिक संदर्भ में देखते हैं तो कलेक्टर वर्ड है। तो कलेक्टर वर्ड सबसे पहले कब यूज हो रहा है? हेस्टिंग्स के टाइम यूज हो रहा है, तो कलेक्टर बोला गया। 5 साल के लिए सिस्टम बना दिया गया और जमींदारों को ही जमीन का मालिकाना हक दिया गया। हेस्टिंग्स ने दे दिया, अभी आप है जमीन के मालिक। जो खेती बाड़ी कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, किसान कोई है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो हल जोत रहा है हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आप है। तो ये जो हक है, ये अधिकार जो है वो दे दिया जमींदारों को, और जमींदारों को ही बिडिंग का राइट मिलता था, किसी और को बिडिंग का राइट जो है वो नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में ये सिस्टम को हेस्टिंग्स ने एनुअल भी कर दिया।
तो उसने देखा भी इतना सफल तो हुआ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ समस्याएं आ रही थी, इसे एनुअल कर दिया गया, ईयरली कर दिया, एक एक साल की हम नीलामी करेंगे, हम इकट्ठी नीलामी जो है वो नहीं करेंगे। और जो दस्तक की प्रक्रिया का मिसयूज होता था, दस्तक तो हटा ही दिया ना, हेस्टिंग में दस्तक हटा दिया। दस्तक वर्ड हम बहुत सारे लेक्चर्स में इस्तेमाल कर चुके हैं। कुछ सहूलतें थी, व्यापारिक सहूलतें जो अंग्रेजों को दी हुई थी, उसने कहा नो अब नहीं दी जाएंगी, इंडियंस और यूरोपियंस बराबर है व्यापार में, 2.5% का टैक्स लगेगा सब पे, 2.5% का टैक्स जो है वो लगेगा, कस्टम टैक्स लगेगा ही लगेगा। चुंगी कर हम जिसे कहते हैं भैया, ये लगेगा, ये यूरोपियंस भी देंगे और ये इंडियंस भी देंगे, इससे आपका छुटकारा नहीं हो सकता। बहुत जगह चुंगी कर लगता था, लगभग 30-32 थे, तो हेस्टिंग साहब ने सिर्फ 5 कर दिए। उन्होंने कहा सिर्फ 5 जगह आप ये टैक्स ले लीजिए भाई, है ना। 5 जगह वो कौन कौन सी हैं? ढाका है, मुर्शिदाबाद है, पटना है, कलकत्ता है और मुंगेर है। तो ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता और मुंगेर। ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता और मुंगेर, ये 5 जगहों पर सिर्फ चुंगी लेने का प्रावधान रखा और बाकी जगह से उन्होंने हटा दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हेस्टिंग्स साहब ने एक प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की और डायरेक्टली यूरोपियंस के हाथों में लाने की कोशिश की। वो अब जिम्मेवारी लेना चाहते थे, फेस भी बनना चाह रही थी, कंपनी फेस बनना चाह रही थी प्रशासनिक प्रक्रिया का, कि पावर्स भी हमारी हैं तो जिम्मेवारी भी हमारी है, देखते हैं कि क्या होता है। तो इस प्रकार से ये वारेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स थे और उन्हें सुधारवादी गवर्नर के रूप में याद किया जाता है, पहले ऐसे गवर्नर जिन्होंने सुधार करने शुरू किए। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर, इफ यू लाइक द वीडियोस, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।